हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, हम एक सीरीज के माध्यम से लास्ट ईयर या लास्ट 4 ईयर्स के क्या कर रहे थे, बोर्ड के आईटी के क्लास 10th के क्वेश्चंस पेपर जो हैं उनको सॉल्व कर रहे थे और उस पर स्ट्रेटजी हम देख रहे थे कि क्वेश्चंस हमें कैसे लिखना है। ठीक है ना। तो इस सीरीज के माध्यम से अभी तक हम क्या क्या अपना कवर कर चुके हैं, कौन कौन से पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, मैं एक बार आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था भाई, 2025 का, ठीक है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व किया था, जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए थे, ठीक है, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस बताए थे, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस बताए थे और 7 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बताए थे। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने 2024, 2023 और 2022 के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कवर किए थे। इसकी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है। इसके बाद हमने 2024, 2023 के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस क्या करे थे, कवर करे थे। ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है ये 2022 के क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं कि 2022 के अंदर कौन कौन से 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे, इनका मॉडल आंसर क्या होगा और हमें एग्जाम में किस अप्रोच के साथ इसको कंप्लीट लिख कर आना है या अपनी आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि हमारे द्वारा या मेरे द्वारा या बाकी टीचर्स के द्वारा जो भी क्लासेस आपको इस चैनल के ऊपर आपकी ली जा रही हैं, उन क्लासेस की जो कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हैं, वो नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर मैंने पिछले 5 सालों के पेपर्स भी लगाए हुए हैं। ठीक है। साथ ही साथ मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि बोर्ड एग्जाम के अंदर हमें ओएमआर शीट में कौन सी गलतियां नहीं करनी है और हमें इसको कैसे फिल करना है, इस पर एक कंप्लीट क्लास मैंने ली थी। वो भी आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक सीरीज स्टार्ट और करी थी एग्जाम के लगभग 1 महीने पहले, जिसमें मैंने ये बताया था कि एग्जाम के अंदर आप 90+ स्कोर कैसे कर सकते हैं। उस उनमें जो अप्रोच यूज होते हैं उन अप्रोच को मैंने बताया था, लर्निंग टेक्निक्स बताई थी, कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे नोट्स बना सकते हैं, कैसे है ना फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। मैंने हर एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से वहां पर क्या किया था, कवर किया था। साथ ही साथ मैंने आंसर राइटिंग्स भी आपको बताई थी कि मैं आंसर राइटिंग किस तरीके से करना है, इस पर मैंने है ना अलग अलग आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी दी थी और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो पेपर है वो कौन सा है भाई, 2022 का। हम आज 2022 का पेपर करने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सीरीज के माध्यम से 2025, 24, 23 और 22 सब हमने 5 नंबर सारे के सारे हमने कवर कर लिए, कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटा। अब हमने केवल 7 नंबर कंप्लीट करने हैं। तो बहुत जल्द आपको अगले 2 से 3 दिन के अंदर 7 मार्क्स वाले सारे है ना वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो हम देख लेते हैं 2022 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है। तो 2022 का पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि संचार कौशल क्या है, संचार चक्र के तत्वों को समझाइए या बताइए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि एंटर की का कार्य क्या है, ये 2022 में आपसे पूछा गया है। ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। अब हमने पढ़ा कि एंटर की होती है, बिल्कुल होती है कीबोर्ड में, है ना। हमने इसके बारे में 1-2 लाइन पढ़ लिया, थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया कि भाई एंटर की होती है। अब आप सोचो कि उस पर 5 नंबर में लिखना है ना, 150 शब्द में। अब यहाँ पर हम, ठीक है, थोड़े से क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई इसके बारे में क्या लिखें, और हम मन से कुछ भी वहां पर लिख के आ जाते हैं और आपकी यहाँ से क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाती है, आपके मार्क्स कटने चालू हो जाते हैं। हम उस पर फ्रेमिंग इतनी शानदार बना रहे हो कि हमने उसके बारे में कम भी पढ़ा हो तो हम कैसे, है ना, उसको हम बहुत अच्छे से 100-120 वर्ड्स में कंप्लीट कर रहे हो। ये मैंने आंसर राइटिंग में आपको अप्रोच दिया हुआ है कि आप बहुत कम तैयारी के साथ या बहुत कम आपने पढ़ा हुआ है, आपको बहुत लिमिटेड चीजें पता है, लेकिन उसको अपनी कॉपी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर आपको ये स्किल बहुत अच्छे से आता है तो आप 90+ मार्क्स के हकदार हैं, आप 90+ मार्क्स लेके आ सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं। ये बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं कि सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं आपसे बहुत बार पूछी गई हैं एग्जाम्स में। डीबीएमएस के कार्य या विशेषताएं या उसके लाभ आपसे बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, है ना, तो इन चीजों को हम ध्यान दें। ठीक है। ड्राइंग टूल बार के 5 टूल्स के नाम पूछे गए हैं आपसे। फिर आपसे पूछा गया है कि डीबीएमएस के 5 लाभ बताइए, और फिर आपसे पूछा गया है प्राइमरी और फॉरेन की। ये भी डीबीएमएस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना।
क्योंकि जो DBMS चैप्टर आपका है, जिसको हम लिब्रे ऑफिस बेस कहते हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आप देखोगे तो 25 मार्क्स का है। मतलब यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा आनी है। जो रोजगार कौशल की 5 यूनिट पढ़ने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा या जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको यहाँ पर 1 यूनिट में मिलेंगे। मतलब DBMS जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी, ठीक है। चलो, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस करिए। सारे क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर में पूछे गए हैं 5 नंबर वाले। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि संचार कौशल क्या है। संचार चक्र के जो तत्व हैं इनको हमें क्या करना है, समझाना है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि संचार कौशल वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं और संदेशों को दूसरों तक स्पष्ट और सही एवं प्रभावी ढंग से पहुंचा सकता है। अच्छे संचार कौशल से व्यक्ति जो है, ठीक है, समझा भी सकता है और दूसरों को समझ भी सकता है। मतलब हमारा जो संचार कौशल है अगर वो बहुत अच्छा है तो हम, ठीक है ना, दूसरों की बात को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और साथ ही साथ अपनी बात को दूसरे लोगों को भी हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, अगर हमारा संचार कौशल क्या हो, बढ़िया हो, या हमारा स्किल बहुत अच्छा हो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात, स्पष्ट बोलना, ध्यान से सुनना, सही शब्दों का चयन करना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत क्या होती हैं, शामिल होती हैं। संचार चक्र के तत्व की हम बात कर ले, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। संचार चक्र के 6 मुख्यतः तत्व होते हैं या 5 मुख्यतः तत्व होते हैं, हम ये बता सकते हैं। पहला इसमें जो तत्व आता है वो आता है प्रेषक। प्रेषक वो व्यक्ति होता है जिसके द्वारा क्या होता है, संदेश को भेजा जाता है, या जो संदेश को भेजने वाला होता है। प्रेषक को हम सेंडर भी कहते हैं या मैसेज सेंड करने वाला व्यक्ति भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका होता है संदेश या मैसेज, जो भेजा जा रहा है, तो वह सूचना या विचार जो सामने वाले को ट्रांसफर किया जा रहा है या प्रेषित किया जा रहा है या भेजा जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, संदेश बोलते हैं। फिर आता है आपका मीडियम या माध्यम। माध्यम क्या होता है, तो जिस माध्यम के जरिए आप क्या कर रहे हैं, इस मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रेषक जिस माध्यम का उपयोग करके या जिस साधन का उपयोग करके क्या कर रहा है, उस मैसेज को सामने वाले को, मतलब रिसीवर को, है ना, या प्राप्तकर्ता को मैसेज भेज रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माध्यम। मतलब संदेश भेजने का तरीका, जैसे कि बोलने से आप भेज रहे हो मैसेज, है ना, या अपनी बात कह रहे हो, लिख के आप अपनी बात कह रहे हो, फोन के माध्यम से कह रहे हो, ईमेल के माध्यम से कह रहे हो, है ना, तो ये सब क्या कहलाते हैं, माध्यम कहलाते हैं, जिसके द्वारा हम मैसेज को प्रेषित करते हैं। फिर आता है आपके पास प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता को हम बोलते हैं रिसीवर। तो जो संदेश को प्राप्त करता है, जिसके पास संदेश फाइनली भेजा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राप्तकर्ता कहते हैं या रिसीवर कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं प्रतिक्रिया या फीडबैक। तो प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया, जिससे ये पता चलता है कि संदेश समझ में आया या नहीं, उसको हम बोलते हैं प्रतिक्रिया या फीडबैक, है ना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 पर्सन है, एक ए है और एक बी है। तो ए ने क्या किया, एक मैसेज लिखा हाय, किसको लिखा भाई, बी को लिखा। तो हाय क्या है, हाय जो लिखा उसने, या हेलो जो लिखा है वो क्या है भाई, एक मैसेज है, ठीक है, एक मैसेज है, ठीक है। ए कौन हो गया, तो ए जो हो गया वो कौन हो गया भाई, मैसेज भेजने वाला। मतलब क्या हो गया, ए जो है वो प्रेषक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर माध्यम क्या है, तो माध्यम मान लेते हैं कि उसने व्हाट्सअप से, मोबाइल के माध्यम से उसको क्या लिखा है, या मोबाइल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से क्या लिख के भेजा है, हाय या हेलो लिख के भेजा। तो ये क्या हो जाएगा, मोबाइल माध्यम हो जाएगा। अब बी जो है वो कौन हो जाएगा, तो बी जो हो जाए वो हो जाएगा प्राप्तकर्ता, जिसके पास क्या है, वो फाइनली मैसेज गया हुआ। अब बी क्या करेगा, उसको रिप्लाई करेगा। तो बी रिप्लाई में उसको क्या कर सकता है, हेलो लिखकर भेज सकता है। तो जब बी ए को रिप्लाई करेगा, यही क्या कहलाता है, प्रतिक्रिया कहलाती है। मतलब प्राप्तकर्ता के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया, जिससे ये पता चलता है कि संदेश समझ में आया है। मान लीजिए कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में, और आपको क्वेश्चन समझाने के बाद आपसे पूछा जाता है कि भाई आपको समझ में क्वेश्चन आ गया है, आपका कोई डाउट तो नहीं है। आप कहते हो हाँ हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, हमारा कोई डाउट नहीं। मतलब ये क्या है, आपने प्रतिक्रिया दी है ना। तो जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, तो प्रतिक्रिया कौन देगा, तो भाई सुनने वाला प्रतिक्रिया देगा, है ना। या कौन देता है प्रतिक्रिया, तो प्राप्तकर्ता हमेशा प्रतिक्रिया देता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम कह सकते हैं इसमें शोर या बाधा या नॉइस भी क्या होता है, एक पार्ट होता है। वह रुकावट जो संचार में बाधा डालती है, जैसे कि शोर या गलत भाषा या ध्यान की कमी, तो ये भी इसका एक एलिमेंट माना जाता है, ठीक है ना, संचार की साइकिल में, ठीक है। एनकोडिंग या डिकोडिंग भी इसका एलिमेंट माना जाता है। पर सफिशिएंट आप लिखोगे तो 5 से 6 पॉइंट हम लिख सकते हैं, सफिशिएंट है। पर अगर इसको 7 नंबर में कभी पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप फिर सारी चीज़ों को कम्युनिकेशन साइकिल में क्या कर सकते हो, शामिल कर सकते हो। निष्कर्ष भी आप लिख सकते हो कि अच्छे संचार कौशल और संचार चक्र के सभी तत्वों के सही उपयोग से संचार कैसा बनता है, प्रभावी और सफल बनता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो है, एंटर की के क्या कार्य। अब आप सबको पता है कि जो हमारा कीबोर्ड होता है ये क्या है भाई, एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। इसमें हम देखते हैं तो बहुत सारी क्या होती है, कीज होती हैं, और हर की के क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शंस या अलग अलग काम होते हैं। तो आपसे उस की पूरे कीबोर्ड में से केवल एक की के बारे में 5 नंबर में पूछ लिया, तो आपको इस बात को समझना है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, कि आपसे इस तरीके के सवाल आगे भी बने। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है और एक अप्रोच के साथ काम करना है कि हम उसको कितना अच्छे से और कितना अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। इस पर हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है, ठीक है। तो एंटर की जो है वो कीबोर्ड की एक महत्वपूर्ण कुंजी है जिसका उपयोग आदेश देने, नई पंक्ति शुरू करने और किसी कार्य को स्वीकार यानी एग्जीक्यूट या कंफर्म करने के लिए किया जाता है। एक शानदार हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया। अब आप बताओगे एंटर की के मुख्य कार्य कि ये क्या क्या और करता है। अब देखो क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो बॉडी के अंदर कम से कम 4 से 5 पॉइंट तो बनते हैं भाई, कम से कम 4 तो लिखने पड़ेंगे, है ना, 4 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे, वो शानदार है ना। एक आपका इंट्रोडक्शन हो गया, एक कंक्लूजन हो गया, और एक छोटा सा चाहो तो आप डायग्राम बना सकते हो, उसमें आप बता सकते हो कि भैया ये इंटर की है, ठीक है। तो आप देखो आपको 5 नंबर मिलने से कोई नहीं रुकेगा, आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। आपने इतनी सारी डायमेंशन, सारी चीजें 5 नंबर के अंदर कवर करी होंगी, तो इसी अप्रोच के साथ हमें चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप बनाओगे कि नई पंक्ति शुरू करना। अब इसको हमने साइड हेडिंग बना के एक शानदार पॉइंट बना दिया, इसके अंदर हमने एक छोटी सी लाइन लिख दी, बिल्कुल कम से कम शब्दों का उपयोग करना है, ठीक है। तो आप देखो टाइपिंग करते समय एंटर की दबाने से कर्सर अगली पंक्ति में चला जाता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में हमें लिखना है, इस बात को मैंने कई बार आपसे बताया है कि आप जो लिख रहे हो उसकी भाषा शैली जो है बिल्कुल सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, कि पढ़ने से समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमें बहुत मुश्किल या बहुत जटिल नहीं बताना, या अपनी कॉपी को ये नहीं बताना कि ये बहुत इंटेलिजेंट है ना स्टूडेंट की कॉपी है, आप इसको पढ़ भी नहीं पाओगे। तो नंबर देने वाला व्यक्ति ही अगर नहीं पढ़ पाएगा तो आपको नंबर मिलेंगे कैसे, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिखोगे कमांड या आदेश को स्वीकार करना। तो कंप्यूटर को दिए गए आदेश को लागू या एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटर की को प्रेस करते हैं या दबाते हैं। 2 पॉइंट हमारे बन गए। तीसरा पॉइंट हम क्या बोलेंगे, फॉर्म या डायलॉग बॉक्स को सबमिट करना। ऑनलाइन जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं, लॉगिन या स्क्रीन या डायलॉग, ठीक है, बॉक्स में जब भी हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो इससे ओके या सबमिट का कार्य भी होता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आप क्या लिखोगे, सेल में डेटा एंट्री पूरी करना। अब देखो हम जो भी काम कंप्यूटर में करते हैं वहीं से हम क्या कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, और हम ये लॉजिक लगा रहे हैं कि हम अगर इन पॉइंट्स को लिख रहे होंगे तो ये एंटर की के अंदर क्या होंगे, शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना आंसर बना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर आपने सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 2-2 लाइन भी अगर आपको, एक लाइन भी अगर, है ना, हर टॉपिक के बारे में याद होगी, तो आप एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। और ये एक स्किल होता है कि जब पेपर आपके फेवर में नहीं होता या क्वेश्चन आपके फेवर में नहीं होते हैं, तब हम उसको, है ना, अपने लिए सुटेबल कैसे बनाएं, या हम उसको 90 प्लस के पार कैसे ले जाएं। तो ये स्किल्स होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत कम पढ़कर या बहुत लिमिटेड सोर्सेज में भी हम क्या कर सकते हैं, अपने स्कोर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। आप बताओगे सेल में डेटा एंट्री पूरी करना, स्प्रेडशीट में, है ना। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क या एक्सेल में किसी सेल में डाटा डालने के बाद एंटर दबाने से एंट्री पूरी होती है और कर्सर नीचे वाली सेल में चला जाता है। अब ये देखो हमने यहां से पॉइंट उठा के इसमें लगा दिया, ठीक है। आगे आप देखोगे प्रोग्राम या फाइल खोलना। किसी चयनित फाइल या विकल्प पर एंटर दबाने से वह क्या हो जाती है, खुल जाती है या ओपन हो जाती है। तो 5 पॉइंट हमारे बन गए। हम इसमें से 4 भी लिख रहे होंगे तो मस्ट होगा, सफिशिएंट होगा, ठीक है। क्योंकि हमने एक इंट्रोडक्शन, एक निष्कर्ष लिखा है, तो यहाँ पर हाफ मार्क्स या 1 नंबर भी यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो बड़े आराम से 5 नंबर तक पहुंच पा रहे हैं, हम अप्रोच लेकर चल रहे होंगे, ठीक है। निष्कर्ष में आप बताओगे कि एंटर की कंप्यूटर में कार्यों को आगे बढ़ाने और आदेशों को लागू करने के लिए एक आवश्यक की के रूप में जानी जाती है, ऐसा आप लिख सकते हो। तो ये एक शानदार आंसर आपका 5 नंबर के अंदर बन रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है कि सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं आपको लिखनी है। अब यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया कि भैया 5 विशेषताएं तो लिखनी ही है, ठीक है। 1 लाइन का इंट्रोडक्शन, 1 लाइन का कंक्लूजन, और बीच में हम 5 पॉइंट यहाँ पर बना रहे हैं। कोई एग्जाम्पल बन रहा है तो आप लिख सकते हो, कोई छोटा सा डायग्राम या फ्लो चार्ट बन रहा है तो आप उसको बना सकते हो। ये मैंने आपको बताया हुआ है आंसर राइटिंग में, जो अप्रोच है, ठीक है। सफल उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो अपने विचारों को कार्य में बदलकर व्यवसाय को सफल बनाता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि सफल उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने विचारों को, जो विचार वो सोच रहा है, जो कार्य वो सोच रहा है, उसको कार्य, है ना, करने के दौरान वो क्या कर देता है, अपने कार्य में, अपने विचारों को कार्य में बदलकर उस व्यवसाय को या उस उद्योग को क्या कर देता है, या उस कार्य को सफल बना देता है, ये उस, है ना, ठीक है। और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो नंबर 1 होता है जोखिम उठाने की क्षमता। सफल उद्यमी चुनौतियों और जोखिमों से घबराता नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसको हम सफल उद्यमी कह रहे हैं, ठीक है।
नवाचार और रचनात्मकता, वह नए विचार लाता है और पुराने तरीकों में सुधार करता है। आत्मविश्वास, उसे अपने निर्णय और क्षमताओं पर पूरा विश्वास होता है। नेतृत्व क्षमता, वह अपने कर्मचारियों और संसाधनों का सही मार्गदर्शन करता है। परिश्रम और धैर्य, कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत और धैर्य क्या करता है, बनाए रखता है। निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं तो इन विशेषताओं के कारण उद्यमी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाकर क्या करता है, सफलता को प्राप्त करता है। ये हम निष्कर्ष के रूप में बता सकते हैं। 4th नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है ड्राइंग टूल बार के 5 टूल के हमें क्या करना है, नाम लिखना है ना। यूनिट 1 के अंदर आपको ये मिल रहा होगा, कहां पर, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के यूनिट नंबर 1। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का ड्राइंग टूल बार जो है वो चित्र और आकृति बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य टूल या प्रमुख टूल जो है वो निम्न है। एक हम छोटा सा एक लाइन का इंट्रो यहाँ पर बना रहे होंगे, ठीक है। हम सबसे पहले लिख रहे होंगे यहाँ पर लाइन टूल, एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग। देखो जितना सरल उतना बढ़िया, हम क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए। मैं ये बार बार कहता हूँ कि जितना आसान जितना सरल हो सकता है उतना सरल बनाने से ही आपकी जो कॉपी है ना, उसका स्कोर या नंबर बढ़ रहे होंगे। हमें अपनी कॉपी को कॉम्प्लिकेटेड या जटिल नहीं बनाना, कितनी मुश्किल चीजें या उतना टफ चीजें उसके अंदर हम लिख रहे हो, है ना, कि कॉपी चेकर को या कॉपी चेक करने वाले को, ठीक है, एग्जामिनर को खुद ये समझ में ना आए कि भैया ये लिखा क्या है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा, तो आपको नंबर उस चीज के नहीं मिल रहे होंगे, है ना। इस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जितना सरल भाषा, जितना सरल आप क्वेश्चन को कर सकते हो उतना क्या होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। रेक्टेंगल टूल, जिसको हम आयत टूल कहते हैं, आयत या चौकोर आकृति बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एलिप्स या सर्किल टूल, गोल या अंडाकार आकृति बनाने के लिए, एलिप्ट आकृति बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स टूल, ड्राइंग ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट लिखने के लिए यूज किया जाता है ना। कनेक्टर टूल, कनेक्टर टूल दो आकृतियों को एक रेखा से जोड़ने के लिए। इस तरीके से आप जो भी टूल्स आपको याद हैं वो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्वेश्चन बताने के पीछे लॉजिक ये है कि आप जितना सरल बनाओगे उतना अच्छा होगा। निष्कर्ष आप लिख सकते हो, ड्राइंग टूल बार, है ना, वे टूल या दस्तावेज होते हैं जो दस्तावेज को आकर्षक और स्पष्ट बनाने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन एक लाइन में जरूर लिखें, जिससे क्वेश्चन कंप्लीट आपका दिख रहा हो कि हाँ आपने सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है ना। डीबीएमएस के 5 लाभ आपसे पूछे गए हैं। तो डीबीएमएस वह सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से डेटा को संग्रहित, व्यवस्थित और सुरक्षित किया जाता है। इसके लाभ निम्नलिखित हैं, ये मैंने पहले भी चर्चा की थी इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला आ जाएगा डेटा की सुरक्षा, जिसको हम डेटा सिक्योरिटी बोलते हैं। तो डीबीएमएस में पासवर्ड और अधिकार यानी परमिशन के माध्यम से डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। डेटा की पुनरावृत्ति में कमी, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड डेटा रिडंडेंसी, है ना। रिडंडेंसी मतलब होता है पुनरावृत्ति, ठीक है, जिससे डेटा जो है बार बार रिपीट ना हो रहा हो, ये भी इसका क्या है, एक लाभ होता है। तो एक ही डेटा बार बार स्टोर नहीं होता, जिससे स्थान की क्या होती है, बचत होती है। डेटाबेस का एक दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ क्या हो जाएगा, डेटा की सरल प्राप्ति, मतलब इजी एक्सेस, है ना, इजी डेटा एक्सेस। आवश्यक डेटा को जल्दी और आसानी से खोजा जा सकता है। डेटा की शुद्धता और एकरूपता, जिसको हम बोलते हैं डेटा कंसिस्टेंसी। डीबीएमएस डेटा को सही और समान बनाए रखता है। डेटा बैकअप और रिकवरी, इसको हम बोलते हैं डेटा बैकअप और रिकवरी। डेटा नष्ट होने पर उसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। निष्कर्ष हम क्या बता रहे होंगे कि डीबीएमएस बड़े और महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संभालने में बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन या 6th नंबर का क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी या फॉरेन की। ये भी आप देखो डेटाबेस यूनिट से पूछा गया है ना। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी वहीं से आया था, ठीक है। तो प्राइमरी की और फॉरेन की आपसे बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। प्राइमरी की वह फील्ड होती है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, वह फील्ड होती है जो टेबल की प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली पहचान, है ना, देती है। इसकी वैल्यू दोहराई नहीं जाती और यह नल नहीं होती, ठीक है। विशेषता, प्रत्येक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, यूनिक है या अद्वितीय है। इसकी वैल्यू यूनिक होती है। यह रिकॉर्ड की पहचान सुनिश्चित करती है। ये आप लिख रहे होंगे, फिर आप एग्जांपल बताएंगे कि स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल आप छोटी सी टेबल भी बना के बता सकते हैं। फॉरेन की, फॉरेन की वह फील्ड होती है जो एक टेबल को दूसरी टेबल से जोड़ती है। यदि एक टेबल से क्या करता है, एक टेबल को दूसरी टेबल से जोड़ती है, यह किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को संदर्भित या रेफर करती है, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हैं प्राइमरी, उसमें फॉरेन की में विशेषताएं क्या है। फॉरेन की वैल्यू दोहराई जा सकती है। यह दो टेबल के बीच संबंध या रिलेशनशिप बनाती है और यह डेटा की शुद्धता बनाए रखती है। एग्जाम्पल क्या हो गया,
तो फीस टेबल में जैसे रोल नंबर जो है वो फॉरेन की हो सकती है, जो स्टूडेंट टेबल की रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की से क्या होगी, जुड़ी होगी। ठीक है, इस तरीके से हम एग्जाम में समझा सकते हैं, बिल्कुल सरल। अब यहाँ भी ध्यान रखना कि जो एग्जाम्पल आप एग्जाम में समझा रहे हो वो एग्जाम्पल कैसे होने चाहिए, इजी होने चाहिए, है ना, जो सामने वाले को समझ में आए, क्योंकि आप खुद को यहाँ नहीं समझा रहे हो, आप कॉपी चेक करने वाले व्यक्ति को समझा रहे हो, उनको बात समझ में आनी चाहिए, तब आपको मार्क्स मिल रहे होंगे। और अगर आप उनको समझाने में फेल हो गए हो तो आपको मार्क्स फिर वहाँ नहीं मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। हमें किस चीज़ से मतलब होना चाहिए, केवल, ठीक है, जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है, क्योंकि आपको वो व्यक्ति पर्सनल नहीं जानता जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है ना, आपको, है ना, ना उनको आपका रोल नंबर याद होगा कि आपको रोल नंबर से पहचान सकें, है ना, ये सारी पहचान एग्जाम में छुपाई जाती है ना। ठीक है, जब कॉपी चेक होती है तो केवल आपकी कॉपी में लिखी हुई जो भाषा शैली है, जो क्वेश्चंस हैं, जो ड्राफ्टिंग है, उसके आधार पर आप, है ना, को क्या कर रहा है, जाना जाएगा कि आप जो है वो कितना बढ़िया लिखते हैं या आपकी कॉपी कितनी शानदार है, आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, इस चीज से ये तय होगा। ठीक है, निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि प्राइमरी की रिकॉर्ड की पहचान करती है, जबकि फॉरेन की जो होती है ये टेबल या टेबलों के बीच संबंध स्थापित करती है। दोनों डीबीएमएस में क्या होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया भाई, 2022 के जो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो हम 3 नंबर भी कंप्लीट कर चुके हैं 4 साल के, और 5 नंबर भी हम सारे के सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास केवल 7 नंबर बचते हैं, और 7 नंबर भी कौन से बचते हैं, 24 के, 23 के और 22 के। ठीक है, इनके हमें केवल क्या करने हैं भाई, 7 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ये 3 क्लासें आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी, एग्जाम के काफ़ी पहले आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो है 24, 23 और 22 के क्या बचते हैं, ऑब्जेक्टिव बचते हैं, जो आपको एक साथ मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, और कुछ हम एक्स्ट्रा, है ना, सेशंस और लेके आ रहे होंगे एग्जाम के पहले। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, और आप एक बहुत शानदार अप्रोच के साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन अब शेष नहीं बचे हैं। आज हम बात कर लेते हैं, तो आज 7 फरवरी है। ठीक है ना, आज हम बात कर लेते हैं, तो 7 फरवरी है, तो अगले 7 दिन के बाद, ठीक है ना, आपका क्या है, या अगले 7वें दिन आपका क्या है, एग्ज़ाम है। 14 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। ठीक है ना।